हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन का जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन चूँकि नाइट्रेट मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं करता है, अतः वे केवल सतही जल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि नाइट्रेट जो है वो सतही जल को प्रदूषित करता है, भूजल को नहीं। सेकंड कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्ड है नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन में से सही है। कथन कौन सा सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो देख लेते हैं फिर से। चूंकि नाइट्रेट मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते, अतः वे केवल सतही जल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है वो जल सतही जल के साथ साथ भूजल को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये सही है। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान होता है सबसे बड़ा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दो और तीन सही है, तो दो और तीन, ये और ये। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वीरा क्लासेस में मिल जाएगी इसकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्लोरिनेटेड गैसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोरिनेटेड गैस जो होती है उनके बारे में हमें बताना है। यह अर्धचालक निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। इसकी सभी ग्लोबल वार्मिंग गैसों से सबसे कम क्षमता है। इसकी सभी ग्लोबल वार्मिंग जो गैसें होती हैं उनमें सबसे कम इसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है केवल एक। कथन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और एक और, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका क्या है क्वेश्चन? फ्लोरिनेटेड गैसों के बारे में बताना था। तो यह अर्धचालक निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित होती है, तो ये सही है। इसकी सभी ग्लोबल वार्मिंग गैसों में से सबसे कम क्षमता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। इसकी व्याख्या करेंगे। ये मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कुछ सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक मौजूद होने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक उत्सर्जित होने वाली गैसें हैं। ये विभिन्न प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्यूमिनियम और अर्धचालक निर्माण और ओजोन क्षरक पदार्थों के प्रतिस्थापन के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। इसकी सभी ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कम क्षमता होती है, लेकिन इसीलिए वो गलत हो गया, क्योंकि इसकी बहुत अधिक क्षमता होती है। थर्ड क्वेश्चन है, वे कौन से स्रोत हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि करते हैं? थर्ड की घटना, मृदा में रहने वाले जीवाणु। थर्ड है ओजोन के साथ होने वाली परावैंगनी विकिरण की प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। केवल ए, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, डी है एक, दो और तीन। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है तड़ती घटना, ये सही है। सेकंड है मृदा में रहने वाला जीवाणु, ये भी सही है। तीसरा है ओजोन के साथ होने वाली परावैंगनी विकिरण की प्रतिक्रिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? 1 एंड 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 एंड 2। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे कम होता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, डी मीथेन। तो किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। ठीक है, मीथेन का जो वायुमंडलीय जीवन काल है वो सबसे कम होता है। ठीक, ये इसका ग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है किसका जीवन काल। आपको पूरी टेबल मिल जाएगी ये पीडीएफ में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ टाइम कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर मीथेन का है 12। ये ए यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नो, इसका जो टाइम है वो नो सिंगल लाइफ टाइम फॉर एटमोस्फियर, ये देखिए यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कैन बी गिवन। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है? 121, CFC 100, HCFC 12। ठीक है, तो ये सब इसका लाइफ टाइम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ है,
निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। टिश्यू पेपर, सूती कपड़ा, कांच की वस्तुएं या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। 1 2 2 4 1 2 3 या फिर 1 3 और 4। तो इनमें से कौन सा सही है? टिश्यू पेपर और सूती कपड़ा ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। और कांच की वस्तुएं और सिंथेटिक फाइबर ये नहीं हो पाती हैं, काफ़ी समय तक ये पृथ्वी पर जमा होती रहती हैं। तो ये कौन सा है? ये दोनों सही है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें प्रकृति में गैर जहरीले या हानिरहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें प्रकृति में गहरे जहरीले या हानिरहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उन्हें क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेबल, गैर बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, बॉल पेन रिफिल, सिंथेटिक फाइबर, कांच की वस्तुएं, ये सभी क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं। एल्यूमिनियम के डब्बे भी, लोहे की कील, चांदी की पन्नी, रेडियोधर्मी कचरे आदि। सूती कपड़ा, कागज, ऊनी कपड़े, लकड़ी आदि क्या है? जैव निम्नीकरण है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरण सामग्री के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे पेपर बैग, गत्ते का बक्सा, पेपर कप और प्लेट, जूट, कपास, टिश्यू पेपर, पत्तियों से बनी प्लेटें और जो जमीन में मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।